मैं चल रहा हूं आपको समझाने आज कि हमें हमारी संसद में दो सदन क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता है दो सदनों की। आप जानते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय संसद में दो सदन है, या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां दो सदनात्मक विधानसभाएं हैं। तो हमने हमारे देश में दो सदनीय संसद क्यों अपना रखी है, यह आपके मन में एक प्रश्न होना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि दो सदन क्या होते हैं, इसलिए हमारे मन में यह प्रश्न नहीं होता। तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि हमारे देश में दो सदन क्यों है, हमारी संसद के दो सदन क्यों हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे राष्ट्र में जो हमारी संसद है उसमें दो सदन है। हमारे राष्ट्रीय संसद में हमारे दो सदन हैं। एक का नाम है राष्ट्रीय संसद, दो सदन हैं। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। जैसे कि नाम से ही थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का मतलब जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो लोकसभा के सदस्य, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सभा है उसे राज्यसभा कहा जाता है। तो चल रहे हैं हम इसी को समझने के हमारे राष्ट्रीय संसद में दो सदन क्यों हैं। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे राष्ट्रीय संसद में दो सदन क्यों है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम क्या है, संसद। जो हमारी नेशनल लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है, संसद। ठीक। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं को क्या कहा जाता है, विधानमंडल। ठीक। भारतीय संसद में दो सदन है। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक विधायिका। तो हमारे देश की संसद कैसी है, द्विसदनात्मक विधायिका वाली है। ये एक नंबर का प्रश्न बन जाता है कि भारत की संसद किस प्रकार की संसद है। तो आप क्या बताएंगे, भारत की संसद द्विसदनात्मक संसद है। ठीक है, तो ये स्पष्ट रखिएगा। ठीक। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा तथा दूसरे को लोकसभा कहते हैं। संविधान में राज्यों का एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक, राज्यों के पास ये विकल्प है कि वो चाहे तो द्विसदनात्मक हो सकते हैं, वो चाहे तो एक सदनात्मक हो सकते हैं, वो उनकी इच्छा पर है। भारत में ऐसे 7 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जम्मू और कश्मीर को काट दो, अभी ये राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो अब 6 रह गए। पहला हो गया आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो अब भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। ये भी एक नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में द्विसदनात्मक वाले कितने विधानमंडल हैं। तो कितने हैं, 6। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक। आगे सुनिए, विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। देखो, भारत कोई छोटा सा देश तो है नहीं। भारत विविधता में 3-4 देशों को समाये हुए, डाइवर्सिटी के मामले में हमारा देश 3-4 देशों के बराबर अकेले ही है। हमारे देश में भौगोलिक विविधता है, भाषीय विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, सभी प्रकार की विविधता है।
ऐसी कोई भी विविधता नहीं है जो भारत में ना विद्यमान हो। मौसमीय विविधता है, जलवायु विविधता है, किस प्रकार की विविधता इस भारत भूखंड में नहीं है? आप ये बताइए, सारी विविधता है। तो इसीलिए ये शब्द ध्यान रखना, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई, तो ये इसका सबसे सटीक उत्तर है कि भारत ने द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई है क्योंकि भारत सर्वाधिक विविधता वाला राष्ट्र है और उसे अपनी विविधता को अच्छी तरीके से व्यक्त करने के लिए अपने राष्ट्रीय संसद को द्विसदनात्मक रखना पड़ा है, जिससे कि राज्यों को भी अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके। देखो, हमारे देश में अगर चुनाव हम क्यों नहीं करा लेते एक टाइम पे पूरे चुनाव, बताओ मुझे। अभी बात भी चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों हमारे देश में एक समय पे ही सारे चुनाव नहीं होते? मैं आपको रीजन बताऊं, इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर देखो राष्ट्रीय स्तर पर जब पूरे देश के लिए जब चुनाव होता है तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बोले जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर वोट मांगा जाता है। लेकिन जब राज्य के स्तर का चुनाव होगा तो वहां पर अब राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो आप मुझे बताओ किस मुद्दे को आप ज्यादा प्राथमिकता दोगे, किस पार्टी को आप ज्यादा प्राथमिकता दोगे? तो आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार में भी उसी पार्टी को वोट दे दोगे और राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भी उसी पार्टी को दोगे। तो आपके राज्य के मुद्दे तो सही ढंग से चर्चा में आ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे देश में स्टार्टिंग में तो सारे चुनाव एक साथ हुए, लेकिन धीरे धीरे सारे चुनावों का समय काल बदल गया इसी कारण, क्योंकि भाई अगर आप चुनाव करा रहे हो और उस राज्य के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही, जनता अपने मुद्दों को ही नहीं समझ पा रही, आप किस आधार पर उनसे वोट मांग रहे हो यही उन्हें नहीं पता चल पा रहा है, तो फिर वोटिंग होने का मतलब क्या है? फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा अगर जनता यही नहीं समझ पा रही कि वो किस सरकार को किस मुद्दे के लिए चुन रही है? कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए हमारे देश में आने वाले समय के साथ हमारे देश में चुनाव, हर राज्य चुनाव अलग समय पे हो गए और आपकी राष्ट्रीय चुनाव अलग समय पे हो गया। तो ये हमारे देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हमारे देश की संसद को 2 सदन में विभाजित कर दिया, जिससे कि हमारे देश की विविधता को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके राष्ट्रीय संसद में भी। समझ में आई बात? आगे सुनो। ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों का समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लाए गए प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार चर्चा होती है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार हो पाता है। देखिए, आपको मैंने बता ही दिया है, लोकसभा में बहुमत वाली सरकार रहती है। तो यहाँ पर बहुमत वाली सरकार अपनी मनमर्जी से विधेयक को पास करा लेती है। लेकिन जब भाई द्विसदनात्मक होने का एक फायदा ये हो जाता है कि हमारा हर काम रीचेक होता है, 2 निगाहों से जाता है, एक पहली निगाह, फिर दूसरी निगाह, फिर तीसरी निगाह। राष्ट्रपति साहब भी तो है। 3 चरणों में हमारे किसी भी कानून को बनने में हमारे देश में 3 चरणों का पालन करना पड़ता है। पहला प्राथमिक चरण, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण। पहला लोकसभा जहां पेश होगा उस सदन में, फिर दूसरे सदन में, फिर
राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हमारे देश में कानून बनता है। तो हमारे देश के हर कानून को चेक एंड वेरीफाई करने का एक मौका मिल जाता है। मान लिया मैंने कि लोकसभा में एक सरकार, जो पार्टी सरकार में उसका बहुमत था, उसने पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं है, तो वो अगर उस कानून में कुछ गलतियां हैं तो वो कानून वहीं रुक जाएगा, सिर्फ एक कानून को छोड़ के। कौन सा कानून? धन विधेयक। धन विधेयक में किसकी चलती है? लोकसभा की, और किसी की नहीं चलती। लोकसभा की वहां पर चलती है धन विधेयक के मामले में। और विधेयकों में दोनों के पास समान ताकत है, दोनों के पास समान ताकत है। राज्यसभा के पास जितनी है उतनी ही लोकसभा के पास भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हर कानून डबल चेक हो जाता है। इस प्रकार से हमारा हर कानून डबल चेक हो जाता है। तो ये है एक द्विसदनात्मक होने का दूसरा फायदा। समझना, पहली बात तो विविधता को सही प्रतिनिधित्व मिल जाता है, दूसरा हमारा हर काम डबल वेरिफिकेशन से होकर गुजरता है। ठीक, आगे सुनिए। ठीक है, राज्यसभा। अब आते हैं हम राज्यसभा को समझ लेते हैं कि क्या है राज्यसभा। ठीक है, क्या है राज्यसभा? चिंता मत करो, टाइम से खत्म हो जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। देखिए, यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया है, राज्यसभा में जो लोग सांसद बनते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते। ये लोग जो यहाँ पर संसद के यहाँ सांसद बने हैं, राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं, ये लोग जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर नहीं आते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, लेकिन यहाँ वाले नहीं आते। तो ये बात ध्यान में रखना आपने। ठीक, आगे सुनिए। राज्यसभा के राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो लोग जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते, मतलब डायरेक्टली उनको जनता इलेक्ट नहीं करती है। डायरेक्टली उनको जनता इलेक्ट नहीं करती। यहाँ वाले को तो हम इलेक्ट करते हैं, यहाँ वाले को तो हम इलेक्ट करते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर होता है वो आगे चल के हमारा प्रतिनिधि बन जाता है, और वो हमारे सीट से वहां पर पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन इन लोगों को हम नहीं चुनते। इन लोगों को जब जो हमारी राज्य सरकारें होती है ना, वहां पर राज्य सरकारों में भी चुनाव होता है, फिर वहां वो लोग अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय विधानसभा में अपने राज्य के बिहाफ पर कुछ लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं। विधायक गण चुनकर भेजते हैं, तो वो वहां से वो होता है। ठीक है, तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय, देखो संसद क्या है? राष्ट्रीय विधायिका है। क्या है संसद? राष्ट्रीय विधायिका। तो एक पूरे ये जो लोकसभा है ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे राष्ट्र के सभी कोनों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो सदन है ये राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसका करता है? राष्ट्रीय विधायिका में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? आपका राज्यसभा। राज्यसभा समझ में आ गई बात? अभी सुनना और विस्तार से समझ में आ जाएगा। सुनो, राज्यसभा राज्यों का, ये लिख लो, अंडरलाइन कर लो, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। आप अपने विधायकों को चुनते हैं और फिर विधायक राज्यसभा में जाने वाले सांसदों को चुनते हैं। तो ये प्रक्रिया है आपके देश में राज्यसभा के सांसदों की चुने जाने की। इनका समयकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। यहाँ चुने गए सांसदों का समयकाल कितना है? 6 वर्ष का। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। द्वितीय सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक
तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व होता भी यही है। हमारे देश में यही वाला है, हमने ये वाला सिस्टम नहीं अपना रहा है कि अगर यूपी का आकार सिक्किम से बड़ा है, जनसंख्या में भी बहुत बड़ा है, तो यूपी को सिक्किम के बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में यूपी को यूपी के आकार के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है। यूपी का जो आकार है, यूपी की जो घनत्व जनसंख्या है, उसके बिहाफ पर यूपी को उसकी सीट अलॉट की गई है। यूपी को उसके जनसंख्या, देखो सच में भाई जनसंख्या का ही तो सारा काम है। आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जनता अगर आपके प्रतिनिधित्व से खुशी नहीं है तो फिर किस बात का लोकतंत्र? तो इस चीज को राज्यसभा जो है, मैंने आपको क्या बताया, राज्यसभा क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन राष्ट्रीय विधायिका में। तो इसलिए हर राज्य, हमारे देश में सभी राज्यों को एक बराबर सीटें नहीं मिली हुई हैं। कहां पर? राज्यसभा में। क्यों नहीं मिली हुई है? क्योंकि सभी राज्यों का आकार एक समान नहीं। आकार का अर्थ यहाँ पर किससे है? जनसंख्या से। ठीक है, तो हमारे देश में सभी राज्यों की जनसंख्या एक समान नहीं है, इसीलिए हमने राज्यसभा में जो सीटों का अलॉटमेंट है वो किस आधार पर किया है? जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जैसी जनसंख्या उसको उतनी सीटें। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। और लोकसभा की कितनी है? 543। ये याद रखना है। तो इन राज्यसभा की 250 सीटों में हमने सेटलमेंट कर रखा है भारत के सभी 28 राज्यों को और 8 यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को हमने इसी में मैनेज कर रखा है। कैसे कर रखा है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ठीक, आगे सुनो। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारी राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। हमारे देश में निर्धारित है कि किस राज्य के पास कितना राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उसके पास। और इसका आधार क्या बनाया गया है? इसका आधार उस राज्य की जनसंख्या को बनाया गया है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या उस राज्य को उतनी सीटें। हमने अमेरिका वाली प्रणाली नहीं अपनाई। समान प्रतिनिधित्व हमने नहीं अपनाया है। हमने क्या अपनाया है? हमने हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारे राज्यों को सीट अलॉट की है। ठीक, आगे सुनो। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? 1998.12 लाख लगभग 1958 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो बताओ क्या ये न्यायोचित होगा? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और आपके सिक्किम की जनसंख्या, क्या दोनों की जनसंख्या समान है? जब दोनों की जनसंख्या समान नहीं है तो दोनों को समान प्रतिनिधित्व देना सही होगा? बताओ मुझे। दोनों को इक्वल राइट। अब मान लो एक
एक लड़का है, वो एक लड़का है, बड़ा लड़का है, और एक छोटा लड़का है 5 साल का और 15 साल के लड़के का, दोनों को एक समान खाना दोगे सही रहेगा? भाई जिसकी जैसी खुराक उसको वैसा खाना मिलना चाहिए ना। 12 साल के लड़के को 12 साल के हिसाब से, 15 साल के लड़के को 15, 24 साल के लड़के को 24 साल के हिसाब से। यही तो सिद्धांत कहता है ना। समानता का सिद्धांत क्या है? ये है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि सबको एक समान, सबको एक समान नहीं कहता वो। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसको वैसा चीजें, उसको वैसी चीजें। समझ में आएगा? आप खा नहीं सकते 10 रोटी और आपको भी 10 रोटी दी जा रही है, और जो 50 रोटी खा सकता है उसको भी 10 रोटी दी जा रही है, तो क्या ये न्यायोचित होगा? ये न्याय नहीं है। समानता का सिद्धांत ये कहता है जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट उसको वैसी फैसिलिटी। जिसकी, अब गांव वालों को हाईवे नहीं चाहिए और गांव वालों को आप हाईवे दे रहे हैं, जिनको हाईवे चाहिए उनको आप बस पक्की सड़क दे रहे हैं, तो क्या ये न्यायोचित होगा? न्यायोचित क्या है? जिसको जैसी रिक्वायरमेंट उसको वैसा विकास। गांव वालों को पक्की सड़क दीजिए और शहर वालों को हाईवे दीजिए या फ्लाईओवर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे देश ने भी संसद के दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व का तरीका उनकी जनसंख्या को बनाया है, ना कि अमेरिकी सिस्टम को। अमेरिकी सिस्टम को हमने आधार नहीं बनाया, हमने अपना आधार हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से बनाया है। ठीक, आगे सुनो। यहां संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 51 तथा छोटे और कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। तो अब आप देख लो, उत्तर प्रदेश के कितने राज्यसभा के सांसद हैं? 31। कितने हैं? 31। और सिक्किम के कितने हैं? सिर्फ 1। उसका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है? 1 सांसद का। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 31 सांसदों का। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्यसभा की राष्ट्रीय विधायिका में उसका कितना प्रतिनिधित्व है? 31 सीटों का। 31 सांसद उस राज्य से आते हैं। 31 सांसद उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रीय विधायिका के राज्यसभा वाले सदन में। ठीक, आगे सुनो। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के लिए सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। अंततः इसे संसद के अस्थायी सदन के रूप में जानते हैं। तो 1 नंबर का ये भी एक प्रश्न है कि संसद के कौन से सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? तो बताओ, कौन से सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी एक साथ टर्मिनेट नहीं होते। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ठीक, इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चुने हुए से अतिरिक्त 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जो अपनी कला में, अपने क्षेत्र की कलाओं में प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं। उन लोगों को मौका दिया जाता है देश को बेहतरी के लिए। देखो, जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा को पढ़े लिखे लोगों का सदन कहा जाता है। यहाँ जो लोग जाते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ पर घनचक्करों को नहीं भेजा जाता, अंगूठा छेप नेता नहीं बनते राज्यसभा के सदस्य। क्योंकि आप क्या चाहोगे? आपके राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कैसा हो? अंगूठा छाप हो कि पढ़ा लिखा हो? जो हर बात आपके राज्य का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके ना, तो
इसीलिए राज्यसभा को शिक्षित सदन भी कहा जाता है भारतीय संसद का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे शिक्षित और गणमान्य लोग होते हैं और अपने क्षेत्र के दक्ष लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट लोग। अब आते हैं हम लोकसभा पर। भारत की संसद का वास्तविक सदन जो देश को वास्तविक रूप से चलाता है, जो देश को वास्तविक रूप से चलाता है, उस सदन का नाम क्या है? लोकसभा। और यही सदन देश का सच्चा दिल है, यहीं से देश धड़कता है, यहीं से देश धड़कता है और यहीं से पूरे देश में खून प्रवाहित होता है, यही खून को ऑक्सीडाइज करता है और देश के दिल को देश को जिंदा रखता है। तो चलिए समझते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक, सुनिए, लोकसभा और राज्यों की भी विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। देखो जैसा लोकसभा का सीन है वैसा ही जो सिद्धांत लोकसभा के लिए, संसद के लोकसभा के सदन के लिए अप्लाई होता है, वो ही सिस्टम राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी अप्लाई होता है। उनको भी जनता डायरेक्टली चुनती है और इनको भी जनता डायरेक्टली चुनती है। आपको इनको एमपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एमपी कहा जाता है संसद के लोकसभा। क्या कहा जाता है? एमपी। और वहां और उनको क्या कहा जाता है? राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को इनको कहा जाता है MLA। क्या कहते हैं? MLA। ठीक है, दोनों सदनों के। ठीक है, तो ये वैसे असली सांसद ये है। ठीक है, लोकसभा वाले असली सांसद होते हैं, वो ही सांसद है, राज्यसभा वाले भी, लेकिन वो लोग डायरेक्टली चुने नहीं होते। राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए नहीं होते। ये एक बड़ा अंतर है, ये एक बड़ा अंतर है, इसको याद रखना होता है। ये माइनर सा अंतर है और लोगों को याद नहीं रहता, ये लोगों को याद नहीं रहता। लोकसभा के सदस्यों में और राज्यसभा के सदस्यों में सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है? कि ये जनता के द्वारा चुने हैं, वो जनता के द्वारा नहीं चुने। प्रत्यक्ष रूप से, ये शब्द जरूर यूज करना, प्रत्यक्ष रूप से, कि चुने तो वो भी जनता के द्वारा जाते हैं, वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। समझ में आएगा? तो ये याद रखना है। तो इनको जनता चुनती है। और हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। याद रखना है, ठीक है। तो इनको भी और इनको भी, जिनको हम विधायक जी कहते हैं, विधायक जी का भी चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और सांसद जी का भी चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जो लोकसभा का सांसद है, ये याद रखना, लोकसभा के सांसद का चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। आगे सुनो, लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। ठीक है, तो आपको तो मैंने पूरा सिस्टम बता रखा है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव प्रणाली क्या है हमारी? सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली। फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं पुनः कि हमने अपने पूरे देश को,
हमने अपने पूरे देश को कितनी सीटों में विभाजित कर रखा है? 543। ठीक है। हर निर्वाचन क्षेत्र में हर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है, हर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है। और जिस पार्टी को अपने प्रतिद्वंदी, एक निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं अभी मैं, एक निर्वाचन, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में हर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है, ए बी सी डी। तो जिसको जनता सबसे ज्यादा वोट देती है वो प्रतिनिधि जीत जाता है। मान लीजिए ए प्रतिनिधि, बी प्रतिनिधि, सी प्रतिनिधि, डी प्रतिनिधि और ई प्रतिनिधि, ये एक निर्वाचन क्षेत्र है। ऐसे ही हर निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है। एक निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 543। तो इसी तरीके से पूरे भारत को बांटा गया है। अभी मैं एक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूं। एक निर्वाचन क्षेत्र में मान लीजिए 5 उम्मीदवार खड़े हैं, तो पांचों उम्मीदवारों में जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वो उस निर्वाचन क्षेत्र का क्या बन जाएगा? उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाएगा। और ये कैसे हो रहा है? ये सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली के कारण हो रहा है। मान लो इसका वोट अगर इससे एक भी ज्यादा होगा तो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन कहलाएगा? ए कहलाएगा, ना कि बी। चाहे एक वोट ज्यादा हो, चाहे 1 लाख वोट ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? चाहे जनता का इसे 30% वोट क्यों ना मिला हो, लेकिन ये अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट पा रहा है, इसलिए ये जीत गया है। सीधी बात, नो बकवास। यही है भारत के चुनाव का सिद्धांत, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए, राज्यों की विधानसभा के लिए और राष्ट्र की लोकसभा चुनाव के लिए यही सिस्टम काम करता है। और हर व्यक्ति के वोट की कीमत सिर्फ कितनी है? 1। क्योंकि हमारे देश में कौन सा वोटिंग राइट सबको एक समान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही करते हैं और अगली क्लास में हम समझेंगे कि संसद कौन कौन से काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।